welcome to this discussion on succession planning. As we know, succession planning का मतलब है कि हम अगली पीढ़ी को, अगला लीडरशिप को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उन्हें तैयार करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि हमें पता है कि सक्सेशन प्लानिंग की काफ़ी स्टेजेस होती हैं। आपको ये तय करना होता है कि किसको आप बढ़ावा देंगे, किस बेसिस पे आप बढ़ावा देंगे। नाउ ये जो बेसिस है उस पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो कि टिपिकली नहीं कही जाती। नाउ सक्सेशन प्लानिंग आप देखोगे कि टिपिकली इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन बेस्ड प्लानिंग। आज के दिन में जो नॉर्मली प्रैक्टिस होता है, यानी कि जो भी टॉप बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो लोग हैं उनकी डिस्कशन होती है और उन पे फिर अलग अलग लोग अपनी राय देते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल कोई कह सकता है कि हाँ मिस्टर Dubey seems to be a good person. He seems to have completed all his performances in time. He has ticked all the right boxes and hence he should be promoted. अब हम अगर एक कोई जॉब रोल को देखें, हमको सबसे पहले ये समझ में आता है कि जॉब रोल में टिपिकली ये चार चीज़ें होती हैं कि आपके कुछ काम टेक्निकल होते हैं, यानी कि उस वक्त के लिए आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है ऑपरेशन, यानी कि प्रोसेस और ऑपरेशंस रिलेटेड होती हैं कि कुछ काम आप ऐसे करते हैं जो ऑपरेशनल है। कुछ फैसिलिटेटिव है, यानी कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, किसी चीज़ में बेहतरी लाना या किसी चीज़ को ख़त्म करने में मदद करना, राइट, या उसको अंत तक पहुंचाने में मदद करना, वो होता है फैसिलिटेटिव। एंड फाइनली होता है स्ट्रैटेजी। नाउ अगर आप नोटिस करोगे कि बीच का ये जो दो है, ऑपरेशनल एंड फैसिलिटेटिव, ये टिपिकली जूनियर और मिड रोल्स में ज़्यादा देखा जाता है। वेयरएज टैक्टिकल देखा जाएगा टिपिकली वेयर एवर यू हैव अ रोल व्हिच डिमांड्स अ लॉट ऑफ क्विक इनिशिएटिव्स फ्रॉम यू, एंड स्ट्रैटेजिक इज वेयर यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म। अब सक्सेशन प्लानिंग का जो फोकस है वो ऑफ कोर्स इज इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर हम एक फ्लो देखें तो टिपिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो उस रोल के लिए एक बंदे को हायर किया जाता है, भले उसको प्रमोट करके हम उस रोल में लाए या फिर हम बाहर से बिल्कुल फ्रेश हायरिंग करें। उसके बाद जो भी हमको नेचुरल गैप्स लगते हैं, एक गैप तो वेरी बेसिक होती है, वो है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी, जिसको हम इंडक्शन कहते हैं, और उससे उनको पता चलता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन की फ्लो कैसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन से काम के लिए किसके पास जाना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। और इसके बाद हम उनको टास्क पे लगा देते हैं और टास्क के बेसिस पे फिर उनकी रोल्स डिटरमाइन हो जाती हैं और उससे उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। और उन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम या तो कई बार हम उनको रिटेन करते हैं, कई बार हम उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बेसिस से फिर फर्दर लिंक्ड होती है आपकी कॉम्पेंसेशन मैट्रिक्स। अब इन चीज़ों की जो फ्लो है, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, एटलीस्ट इन द realm of succession planning, is the role of performance and promotions. अब अगर हम एक फ्लो देखें तो हम देखेंगे कि जब आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो तो उसमें आपको एज आई सेड आपकी ऑपरेशनल और फैसिलिटेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू एज यू मूव फॉरवर्ड। आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट चाहिए, और फाइनली जब आप एकदम टॉप में जाते हो तो आपको चाहिए स्ट्रैटेजिक बिजनेस अक्यूमेंट, यानी कि बिजनेस को स्ट्रैटेजिक तरीके से नापना, भापना और उस पर अपनी राय देना और उसको अपनी तरीके से उसे आगे बढ़ाना। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि एक टास्क में फिर एक इस तरह से एक टाइमलाइन होती है जिस विच लीड्स टू फाइनली परफॉर्मेंस, और उसमें ऊंची नीच होती है और उसे हमें नापना पड़ता है। अब एक जो सबसे बड़ा सत्य है वो है कि देखिए परफॉर्मेंस के ऊपर खाली डिटरमाइन करके क्या हमें प्रमोट करना चाहिए।
अब इसका मैं आपको एक काउंटर देता हूँ। एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है बट उसका जो है उसका नॉलेज बड़ा लिमिटेड है, क्या आप उसको प्रमोट करोगे? तो हमें ये, जब हम इस चीज को समझते हैं कि परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू प्रमोशन, देन वी अंडरस्टैंड दैट अच्छा कुछ एक और चीज चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रमोशन, बट आई एम सेइंग इट डज नॉट इक्विवेलेंस प्रमोशन। उसका मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है मतलब ही कि उसे प्रमोट करे नहीं। एटलीस्ट सक्सेशन प्लानिंग का जो फंडामेंटल्स है वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि आपको कुछ और चीजें देखने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि आपको उनका लीडरशिप कैपेबिलिटीज देखने की जरूरत है, उनका स्ट्रैटेजिक बिजनेस एक्यूमेंट देखने की जरूरत है। तो इनको आप कैसे देखोगे? और इसके लिए अगर आप एक सिंपल कंपनी हो, आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, तो इसको आप पूरा कैसे करोगे? इससे पहले और एक बड़ा सवाल हमारे पास खड़ा होता है। अगर हम उस सवाल को थोड़ी देर के लिए पार कर लेते हैं, उससे बड़ा एक सवाल होता है कि अगर किसी साल मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, क्या मैं प्रमोशन के लायक नहीं हूं? मैं अगर कहूं आपको कि नहीं, फिर भी आप प्रमोशन के लायक हो, कैसे? जॉब मार्केट में कुछ मार्केट्स में हो सकता है कि कोई लोकल प्रोडक्ट है जो कि बहुत दमदार काम कर रहा है और आपके प्रोडक्ट को सामने आने नहीं दे रहा है। कंपेयर टू दैट देयर कुड बी अनदर लोकेशन जहाँ पर कि कोई प्रमोशन नहीं है, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ और लोग मदद कर रहे हैं, जैसे टॉप टीम। हमने ये काफी देखा है कि कंपनीज जो टिपिकली से फॉर एग्जांपल मल्टी लोकेशनल कंपनीज होती हैं, उनमें एक चीज हमेशा देखा गया कि हेडक्वार्टर सेंट्रिक प्रमोशंस ज्यादा होती हैं। ये आप एनालाइज कर सकते हो डेटा को अपने खुद के कंपनी में भी। अब ये क्यों होता है? यानी कि जैसे कोई मुंबई बेस्ड हेडक्वार्टर कंपनी है, तो मुंबई वालों को समझा जाता है कि वो बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके आंखों के सामने होते हैं, आप उनके परफॉर्मेंस को देख सकते हो। आगे वाले के लिए ये डिफिकल्ट होता है अपना परफॉर्मेंस की लिमिटेशंस को दर्शाना, कि वो आंखों के सामने नहीं होता है, तो उनके पास सिर्फ शब्द और परफॉर्मेंस की जो भी डायमेंशंस है वो है, ये बताने के लिए वो उन्होंने कितना कोशिश किया। जबकि जो आपके सामने बैठा हुआ है या सेम लोकेशन में है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो है द इमोशनल एडवांटेज, राइट? कमेंट्स में लिख के बताइए अगर इफ यू एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग हियर। नाउ सो व्हाट शुड वी एक्चुअली मेजर? आइडियली मेरे हिसाब से अगर आपको मेजर करना है, आपको मेजर करना चाहिए डिसिप्लिन ऑफ एफर्ट्स, नॉट परफॉर्मेंस एट ऑल। परफॉर्मेंस की आउटकम ये डिसिप्लिन से आ जाएगी। यानी क्या? सबसे पहला डिसिप्लिन, क्या आप कमिटेड थे? यानी जो काम आपको दिया गया था, क्या आप फुल्ली कमिटेड थे उस काम के प्रति? यानी कि वेरी अलाइन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सेकंड होता है कैपेबिलिटी, क्या आपकी लीडिंग एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज वेर एट full blown, so that you could replicate it and you could put them to their proper use, right? ये होती है सेकेंड पॉइंट कि पहला चीज हो गया कमिटमेंट, यानी कि आप फुली कमिटेड थे क्या कि नहीं। दूसरा चीज है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी पूरा था कि नहीं, राइट? तीसरा चीज है कि आपकी एस्पिरेशंस, कई बार क्या होता है कि आपकी पर्सनल एस्पिरेशंस वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल एस्पिरेशंस अलग होती है। कई बार आपको लगता है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट करना है बट इसमें मेरा हिस्सा बहुत कम है, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी ऑन दिस आल्सो। यानी कि आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने दायरे से बाहर जाके क्यों मेहनत करूं, जिसको हम एंगेजमेंट या डिस्क्रिशनरी एफर्ट बोलते हैं, तो वो काम मैं क्यों करूं, राइट? तो वो हो गया को-एस्पायर। एंड फाइनली होता है कॉग्निशन, यानी कि आपने पूरी तरह से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, यानी कि आपकी ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स
ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम्स आए होंगे, right? कोई भी काम बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए तो होता नहीं है। तो आप किसी के लिए या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या तो अपने लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो करके आप अपने सक्सेस को पहुंचते हैं। तो उसमें हाउ मच वेर यू एबल टू यूज योर कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब ये 4 चीजें आप नोटिस कीजिए कि इनकी इन्फेरेंस बाहर नहीं है, which means they are not external to you as the person holding the job role. They are internal to you. Now, when they are internal to you, which means if you can self-motivate yourself to become a team, if you have the capability to do the job, otherwise you should be straight away folding your hands and saying, "Namaskar, but sorry, मैं शायद इस काम के लायक नहीं हूँ." थर्ड है को-एस्पायर, कि आपकी एस्पिरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशंस एक ही थे कि इस काम का जो फाइनल अंजाम निकलेगा उसमें हम दोनों एग्री करते हैं। और फाइनली आपके अंदर काबिलियत इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग लॉजिक उतना ही था जितना इस काम में ज़रूरत है। अगर ये 4 चीज़ें आपके अंदर हैं, अब आउटकम कुछ भी हो, अब आउटकम मार्केट प्रेशर्स हो, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो, अच्छी मार्केटिंग ना हुई हो आपके प्रोडक्ट के, कंपटीशन के प्रोडक्ट की समहाउ लोकल मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, एफिनिटी हो, कई बार देखा जाता है कि भाई लोकल जो पॉलिटिशियन है उसका प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली लोग उसको ज़्यादा पुश करते हैं क्योंकि वो लोकल पॉलिटिशियन का प्रोडक्ट है और उनको वो नाराज़ नहीं करना चाहते। तो यानी कि आपकी कोई कसूर नहीं है, you are not responsible for any failures. When you measure it from this discipline of efforts approach, तो आपने क्या किया? आपने ये देखा कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं थी। अब आप दो इंसानों में holding the same job role, how will you differentiate them? Because हमने ये बात कही है कि लोगों को अलग-अलग ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लोगों को अलग-अलग चीज़ों की कंपटीशन फेस करनी पड़ सकती है इन पुशिंग द प्रोडक्ट। सो हेंस व्हाट वी कॉल एज ऑब्स्टिकल बेस्ड रिजल्ट्स वर्सेस स्किल बेस्ड रिजल्ट्स, यानी कि आपको कितने ऑब्स्टिकल्स आए और आपको कितने स्किल्स की कमी रही। अब ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना। क्यों? इसके 2 पहलू हैं। एक तो ऑफकोर्स आप जो कोर हमारा डिस्कशन है सक्सेशन इसमें बड़ा मदद करेगा कि फ्यूचर में ये बताने के लिए कि कितने ऑब्स्टिकल्स आए थे और इन्होंने कैसे उन ऑब्स्टिकल्स को पार किया। कुछ लोग पार नहीं कर पाते। और सेकंड है कि किन स्किल्स की जरूरत थी और इनके पास कौन कौन से स्किल्स की कमी थी या कौन कौन से स्किल्स को इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल किया। हम खेलों में ये हमेशा देखते हैं कि भाई बैट्समैन तो सब होते हैं, बट विराट कोहली का जय जयकार क्यों होता है? क्योंकि भाई वो अपने स्किल्स की बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो लोग हैं who are able to use their skills better, who are able to observe the obstacle and find ways out of it better, should be promoted, should be in your succession planning list. तो देखिए हम कैसे नैरो डाउन कर रहे हैं। अब तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? देखिए आप कई बार या तो आप ऑब्स्टिकल की वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते, कई बार आप स्किल्स की कमी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, बट तीसरा और एक फैक्टर है और वो है मोटिवेशन का फैक्टर, जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर है। कि कई बार क्या होता है कि आप जिस टीम को लीड कर रहे हो, अगर आप लीड कर रहे हो या फिर आप किसी टीम के हिस्सेदार भी हो, कई बार टीम की अपनी मोटिवेशन क्या है और टीम के लिए क्या रिवार्ड्स रखें, ये भी एक बड़ा डिफरेंशिएट करता है इन एज्यूमिंग कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई। लाइक से फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने अपना रिवार्ड स्ट्रक्चर किए हो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपने रिवार्ड्स को इस तरह से किए हो कि भाई आप 30,000 यूनिट्स प्रोडक्ट के बिक जाएंगे आपके टीम के हाथों से, तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। तो फिर क्या होता है कि 30,000 के बाद फिर टीम की रिवार्ड्स और वो मोटिवेशन ला नहीं पाता है जो लाना चाहिए।
कई बार दूसरा चीज़ होता है जो हम टूर्नामेंट थ्योरी कहते हैं कि भाई जो जीतेगा सिर्फ उसी को प्राइज मिलेगा, यानी कि जो जिसने समझ लिया कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा वो पहले ही अपना खेल खत्म कर देता है, वो पहले से ही एफर्ट डालना बंद कर देता है। तो आप देख रहे हैं डिसिप्लिन ऑफ एफर्ट्स की मायने और मान्यता कितना ज़्यादा है, हाउ इम्पोर्टेंट बिकम्स द डिसिप्लिन ऑफ एफर्ट्स। सो अगर आप गोइंग फॉरवर्ड इन योर परफॉर्मेंस, नॉट ओनली यू मेजर discipline of efforts, but if you also start measuring these three factors which I mentioned, which is skills, obstacles and motivation, and there you can of course in the skills you can say whether it was an issue of team skills, whether it was an issue of lacking of internal skills, or whether it was a issue of lacking in external skills. तो ये स्किल्स की कमी की वजह से अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आपको एक तो इंडिकेटर ये मिल जाता है, जैसे हमने दिखाया था शुरू में, कि हमें टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक, फैसिलिटेटिव, ऑपरेशनल कौन सी चीज़ पे हमको लर्निंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप TIE यानी टीम इंटरनल एक्सटर्नल की बेसिस पे आप स्कोर कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल में आपको देखना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि ऑब्स्टिकल्स इंटरनल आए थे, इंटरनल प्रोसेसेस आपके इतने लेंथी हुए थे कि आप सही टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाए और आपका सामान नहीं बिका, या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे, जैसे मैंने कहा कि लोकल कॉम्पिटिटर था वो इतना स्ट्रांग था कि उसको बीट नहीं कर पाए हम लोग मार्केट में। तो यानी कि कई बार प्राइसिंग इज बिकम्स अ फैक्टर इन एक्सटर्नल चैलेंजेस, तो क्या हमें प्राइसिंग को देखना पड़ेगा, या फिर कैन वी डू समथिंग बाय वन गेट वन फ्री टाइम्स, या ये खरीदेंगे तो साथ में ये भी आपको मिलेगा, इस तरह का कोई स्कीम हम रन कर सकते हैं। So how can we beat the obstacles and how effective is someone in beating those kind of obstacles? इसकी अगर आप स्कोर रखते हो, ये कहीं रखा नहीं जाता है, ये अगर आप स्कोर रखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि आगे भी कारगर साबित होगा। This person will be a very resourceful person and leader for the organization in the long term. And final factor of course motivation है, यानी कि जिसमें मैंने कहा क्या टीम का मोटिवेशन का इशू था या इंडिविजुअल। टीम का तो मोटिवेशन काफ़ी अच्छा था और इंडिविजुअल का मोटिवेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इसका परख आप कैसे करोगे? रिपोर्टिंग मैनेजर से भी आप इन चीज़ों पे व्यू लीजिए और साथ में टीम मेंबर से भी लीजिए, पीयर कंपैरिजंस एंड पीयर रिव्यूज भी करवाइए। इससे क्या होगा कि यू विल गेट अ वेरी ब्रॉड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ how well the person is perceived, how well the person is accepted within the organization, within the community। और फिर कल को अगर आप इनको लीडर बनाएं तो एक तो आपको ये भी पता चल गया कि ये इन्होंने किस तरह का ऑब्स्टिकल्स, किस तरह के स्किल्स हैंडल किया, और वो डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं आपके, और उसके बेसिस पे आप फिर बिटवीन टू इक्वल्स यू कैन फाइंड आउट हु इज द बेटर इक्वल। और सेकंड आपको ये पता चल जाता है कि सक्सेशन प्लानिंग में किन का नाम लिस्ट में डालना चाहिए, कौन बेहतर लीडर बन सकता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसे इसका एक मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ एक डिफरेंट कंपनी का। जैसे डेलॉयट क्या करता है, डेलॉयट एक सवाल पूछता है, यानी कि वो उस मैनेजर को पूछता है कि भाई आगे आप इनको अपनी टीम में चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो जो खराब होगा उसको वो कभी नहीं चाहेगा, जो विच इज कॉल्ड एज नेट प्रोमोटर स्कोर मॉडल। तो जिसमें कि ये हमेशा एक सवाल से पता चल जाता है कि भाई आप ये चीज़ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, आप ये चीज़, आप इस ब्रांड को एंडोर्स करोगे कि नहीं करोगे, आप इन्हें अपने टीम पे रखोगे कि नहीं रखोगे। इस तरह के जो नेट प्रोमोटर स्कोर सवाल होते हैं, इससे आपको बहुत बड़े आसानी से ये पता चल जाता है कि कल को अगर आपकी परफॉर्मेंस इन टीम मेंबर्स की वजह से है तो अगर कोई बुरा परफॉर्मर है आप कभी लेना नहीं चाहोगे। ये तो बच्चे भी समझते हैं, बच्चे भी सबसे अच्छे खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है टू टेक इन टू do a better job at succession planning rather than simply go by the interviewing and the
मीटिंग बेसिस के भी उसमें क्या होता है कि उसमें इंडिविजुअल बायसेस क्रीप हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेड डेटा है और वहीं पे सबसे बड़ा खेल डेटा एनालिटिक्स का होता है कि एचआर एनालिटिक्स में आपके पास बहुत सारे डेटा आप बना सकते हो, आपके पास इतने टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनको कर सकते हो। ऑब्जेक्शंस आप जिनका रोल था उनको पूछिए, वो 10 ऑब्जेक्शन गिरा देंगे आपको कि उनका परफॉर्मेंस और बेहतर क्यों नहीं हो पाया। इसमें आपको कोई कमी नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का। उल्टा आप किसी को कहो कि भाई आपने इतना अच्छा कैसे कर दिया, तो कई बार वो बोल नहीं पाता है और वो हर चीज़ को टू द ऑलमाइटी, टू द गॉड कई बार छोड़ देते हैं, या फिर बस कहते हैं कि नहीं मैंने मेहनत किया था और मेहनत का फल मिला। बट अगर आप कहोगे कि आप फेल कैसे किए, और इसी को स्टडी ऑफ फेलियर कहते हैं कि आप जब फेलियर को स्टडी करोगे और उसके कॉजेज को स्टडी करोगे और कितने ऑब्जेक्शंस को आपने पार किया, आपको पता चलेगा ये इंसान कितना डिसिप्लिन्ड है। एंड आई बिलीव एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ डिसिप्लिन्ड लीडर। विद दिस, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। नमस्ते, हैव अ